Hello students, welcome to One Day Law Revision Module 6 Constitutional Position of Jammu and Kashmir. Let's quickly go through the synopsis first. In this we will cover the historical background of Article 370 कि Article 370 पिक्चर में आया कैसे, historical background of Article 370, Article 370 के provisions, constitutional application to Jammu Kashmir Order 1954. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री, बट उसके पहले समझना ज़रूरी है कि आर्टिकल 370 क्या है. सो इट इज़ अ टेम्पररी प्रोविजन विच ग्रांट्स स्पेशल ऑटोनॉमस स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर. ये एक ऐसा प्रोविज़न है जहाँ पे एक ऑटोनॉमस स्टेटस मिला है जम्मू और कश्मीर को. सो आर्टिकल 370 आता है पार्ट 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जहाँ पे टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. उसके अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला है. जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस होते हैं दे आर नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर, इसलिए जम्मू एंड कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 आया. टिल 1965 जम्मू कश्मीर हैड अ सदर ई रियायत फॉर गवर्नर एंड प्राइम मिनिस्टर इन प्लेस ऑफ चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उसको एक अलग ऑटोनॉमस स्टेटस दिया गया था. तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर, जैसे कि स्टेट्स के हेड को चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आर्टिकल 370. जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए, जब 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, तब जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको ऑप्शन दिया गया था कि वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ, या अपना अलग से कोई स्टेट बन के अलग से रहना चाहते हैं. तब कश्मीर के केस में क्या हुआ, वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी, पर वहाँ के जो महाराज थे, क्योंकि कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट है, वहाँ महाराज का रूल था, वहाँ के जो किंग थे वो हिंदू थे. तो ये है कश्मीर की हिस्ट्री. अब क्या हुआ, कश्मीर ने वो टाइम पे सोचा कि ना हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे ना हम इंडिया के साथ जाएंगे, हम अलग से रहेंगे. तो कश्मीर एक अलग बॉडी बन के रहना चाहता था. बट क्या हुआ, पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक किया, पाकिस्तान ने अपनी आर्मी कश्मीर पे भेज दी. तो ये कश्मीर हो गया, यहाँ से पाकिस्तान की आर्मी आने लगी. तो अब हरी सिंह जो वहाँ के महाराज थे वो इंडियन गवर्नमेंट के पास हेल्प मांगने आए. तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला हम आपकी मदद तो करेंगे, पर किस रिश्ते से, आपने तो अलग रहने की बात की है. तब उस टाइम पे हरी सिंह जो वहाँ के महाराज थे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया इंडिया के साथ. ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन हर प्रिंसली स्टेट ने साइन किया था जब वो इंडिया या पाकिस्तान में मर्ज होना चाहते थे. तो अब कश्मीर ने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर लिया, मतलब उन्होंने अपने आप को इंडिया का पार्ट मान लिया. इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में उन्होंने 3 जुरिस्डिक्शंस, 3 चीज़ें इंडिया को सरेंडर कर दी. इंडिया मीन्स इंडिया की गवर्नमेंट को. एक्सटर्नल अफेयर्स, नंबर 2 डिफेंस, नंबर 3 कम्युनिकेशन. अब क्या हुआ, इसके बाद ब्रिटिश रूलर ने कुछ चेंजेस किए इंस्ट्रूमेंट में और नेहरू जी को कन्विंस किया कि एक न्यू पॉलिसी क्रिएट करते इस स्टेट के लिए जो कि नेशन के बेनिफिट में होगी. जब ये बात आई तब आर्टिकल 370 इशू किया गया. 1949 में फर्स्ट टाइम आर्टिकल 370 को इशू किया गया, इमीडिएटली आफ्टर रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड सेपरेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. बहुत से पॉलिटिशियंस और मिनिस्टर्स को थ्रेट था जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन्स को लेके. वॉर चल रहा था दोनों नेशन के बीच में, तो काफ़ी डिस्टर्बिंग सिचुएशन थी सिटीजन्स के लिए जम्मू कश्मीर के एंड ऑल्सो फॉर द नेशन. तो ज़रूरी था कि एक प्रॉपर डिसीजन ले, जहाँ पे द डिसीजन ऑफ मेकिंग इट अ सेपरेट स्टेट वॉज पार्टली रॉन्ग. पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर को सेपरेट स्टेट बनाने का डिसीजन भी रॉन्ग था, क्योंकि यूनिटी एंड वन नेशन की जब बात आती है तब इंडिया हैड ऑलवेज सपोर्टेड जम्मू कश्मीर. इसलिए कुछ एक बीच का रास्ता बनाया गया कि जहाँ पे उसको पूरा सेपरेट नेशन भी नहीं और वो प्रॉपरली इंडिया का एक पार्ट रहे, ये भी दिखाया जाए. तब आर्टिकल 370 पिक्चर में आया. जब ये सब फाइट चल रही थी, तब जब पाकिस्तान चाहता था कि इंडिया कश्मीर को छोड़ दे, पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पूरी खड़ी है, इंडिया की आर्मी खड़ी है, तब जम्मू कश्मीर में एक नवे लीडर उभर रहे थे.
उनका नाम था शेख अब्दुल्ला। काफ़ी पॉलिटिकल इश्यूज़ पे वो कश्मीर को रिप्रेजेंट करते थे। बहुत बार वो अरेस्ट भी किए गए थे। ही वॉज अरेस्टेड ऑन 9 अगस्त 1953। तब उन्होंने मौलाना आज़ाद को एक लेटर लिखा था, एंड नेहरूज लेटर एज वेल एज नोट ऑन अब्दुल्लास अरेस्ट। 8 अगस्त 1953 को एक ऑर्डर पास हुआ कि शेख अब्दुल्ला हैड बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑन द ऑर्डर ऑफ सदर-ए-रियासत via a letter, and in the same letter it was mentioned that Bakshi Ghulam Muhammad to be appointed as new prime minister of the nation. उसके बाद बख्शी गुलाम को, शेख अब्दुल्ला की मौत के बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद को न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। अभी अगर देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड हर तरीके से हर फील्ड में डेवलप्ड होना चाहता था, बट ये स्टेट का क्या था कि इसके रेसिडेंट्स ग्रो ही नहीं कर पा रहे थे, खुद को डेवलप ही नहीं कर पा रहे थे। दे वर अनेबल टू कोप अप विद द न्यू ट्रेंड्स दैट हैव बीन फॉलोड आउट इन द वर्ल्ड। सो बहुत से सक्सेसफुल ईयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के बाद, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 370 के बाद एक केस फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ दिस आर्टिकल। ये आर्टिकल की वैलिडिटी को लेके एक केस फाइल हुआ था, क्योंकि ये आर्टिकल क्लियरली वायलेट करता था फंडामेंटल राइट्स जो कि दिए थे 14, 15, 21 में। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स देता है, दिस आर्टिकल वाज इन वायलेशन ऑफ दैट फंडामेंटल राइट्स। तो ये केस को डील किया गया। द सेम वाज सेंट टू द पार्लियामेंट टू कंसीडर द कंसर्न इशू एंड नेसेसरी चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सब कंसीडर करने के बाद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन लिया कि अब से हम आर्टिकल 370 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते। ये डिसीजन कब आया? ईयर 2019 में। बट उसके बीच में काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं। ये एकदम ब्रीफ में मैं तुमको हिस्ट्री बता रही हूँ कि किस तरीके से आर्टिकल 370 पिक्चर में आया था और किस तरीके से वो एबॉलिश हुआ था। पार्लियामेंट ने बोला कि आर्टिकल 370 इज क्लियर वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन, इसलिए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। क्यों फंडामेंटल राइट का वायोलेशन था? क्योंकि कश्मीर के अपने लॉज थे, अपने रूल्स थे। वहाँ के सिटीज़न की ड्यूअल सिटीजनशिप होती थी, एक इंडिया की, एक जम्मू कश्मीर की। फिर वहाँ पे एक परमानेंट रेसिडेंट नाम का कॉन्सेप्ट था। सिर्फ परमानेंट रेसिडेंट ही इलेक्शंस में वोट कर सकते थे, वही वहाँ पे प्रॉपर्टी ले सकते थे, एंड काफ़ी अलग अलग तरीके के रूल्स थे। उनका अपना एक अलग फ्लैग था। तो दिस वाज वेरी मच अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हम इंडिया का पार्ट मानते हैं। सो इसलिए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। पर अब ये जो चेंज आया एकदम से, तो वहाँ के लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उसके वजह से बहुत से टेररिस्ट अटैक्स हुए, रायट्स हुए, for which the presidential rule was imposed and a huge number of armed forces were sent there to control the situation and maintain the peace in the state. तो अब स्टेट को नॉर्मली फंक्शन करना तो अलाउड नहीं था, एंड इट वॉज स्टिल अंडर द कंट्रोल ऑफ आर्मी, एंड many services like mobile networks are not working, social networking sites are blocked, transportation with other states are also limited, like airports are available but for limited use. तो हर सर्विस में लिमिटेड थी, मोबाइल नेटवर्क्स नहीं थे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स ब्लॉक्ड थी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छे से नहीं थी। तो ये सब देख के रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द नेशंस वेर इम्प्रूव्ड, कि जो पाकिस्तान ने किया उसके वजह से इंडिया और कश्मीर का रिलेशनशिप इम्प्रूव होने लगा। तो पाकिस्तान प्रेसिडेंट ने भी कोशिश की कि वो अपने रिलेशनशिप इम्प्रूव करे बिटवीन बोथ नेशंस बाय सेवरल स्टेप्स। पाकिस्तान ने भी कुछ स्टेप्स लिए कि उनका भी रिलेशनशिप इम्प्रूव हो। वन ऑफ देम वाज ओपनिंग अ कॉरिडोर फॉर सिख कम्युनिटी टू विजिट देयर गुरुद्वारा सिचुएटेड इन पाकिस्तान लैंड। तो एक स्टेप जो उन्होंने इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया था वो था कि उन्होंने सिख कम्युनिटी के लिए एक कॉरिडोर ओपन कर दिया कि वो उनके गुरुद्वारा में आ सके जो पाकिस्तान के लैंड में सिचुएशन है। बट सेवरल टेररिस्ट अटैक होने की वजह से, जो कि पाकिस्तान ने करवाए थे, because of which Pakistan has now given numerous statements before the world agency for not getting indulged in the terrorist attack, which they can give assurance. But पाकिस्तान का नाम खराब हो चुका था। पाकिस्तान ने बार बार एश्योरेंस दिए कि अब वो टेररिस्ट अटैक नहीं करेंगे। रिसेंटली पाकिस्तान ने उनके एयर कमांडर मिस्टर अभिनंदन वर्तमान को प्रेशर दिया था। अ प्रेशर वॉज क्रिएटेड ऑन हिम बाय इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल एजेंसी कि
जिस दिन पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक को सपोर्ट करते हुए दिखेगा या इट विल फाइनेंस, ऑन दैट डे इट वाज फाउंड दैट पाकिस्तान इज सपोर्टिंग टेररिस्ट विद फाइनेंस एंड सप्लाईज रिक्वायर्ड बाय दिस टेररिस्ट। तो वहाँ पे भी उनको प्रेशर डाला गया था बाय इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल एजेंसी। सो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ आर्टिकल 370 कि किस तरीके से आर्टिकल 370 पिक्चर में आया, एंड देन व्हाट इट वाज इम्प्लीमेंटेड फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड 2019 में उसको हटाया गया। अब ये सब तो देख लिया, बट हम देखते हैं कि प्रोविजंस क्या थे आर्टिकल्स 370 के। तो जो आर्टिकल 370 है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, उसमें 3 क्लॉजेस है। तो फर्स्ट पार्ट बात करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज, कि 370 में पार्लियामेंट के पास कहाँ कहाँ पावर्स दी गई है टू मेक द लॉ। तो जो भी मैटर यूनियन लिस्ट में होते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में होते हैं, वो तो गवर्नमेंट के कंसल्टेशन से पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि उस पर लॉज बनाए जाए। बट 370 में पार्लियामेंट उसी चीज़ पे लॉ बना सकती जो मैटर स्पेसिफाई किए गए थे इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, जिसको साइन किया था वहाँ के किंग ने एंड इंडियन गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो उन्हीं मैटर्स पे लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट के पास है। या सच अदर मैटर एज सेड इन द लिस्ट विद द कॉन्करेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, तो प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर specify explanation for the purpose of this article. Government of the state means for the time being in force recognized by the president as Maharaj of Jammu and Kashmir, क्योंकि वो princely state है, acting on the advice of the council of ministers under Maharaja's proclamation dated 5th day of March 1948. आर्टिकल 1 एंड 370 जम्मू कश्मीर को एप्लीकेबल होता है, और बाकी प्रोविजंस जो प्रेसिडेंट ने टाइम टू टाइम मॉडिफाई की हो या अमेंड की हो, वो सारी प्रोविजंस जम्मू कश्मीर को एप्लीकेबल होती है, बाकी कुछ नहीं। क्लॉज 2 ये बोलता है कि इफ द कॉन्करेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट रेफर टू इन पैरा 2 ऑफ सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 1 और इन द सेकेंड प्रोविजन टू क्लॉज डी ऑफ दैट क्लॉज बी गिवन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द पर्पज ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इट शैल बी प्लेस्ड बिफोर सच असेंबली फॉर सच डिसीजन एज इट मे टेक देयर ऑन। मतलब जब भी कोई नवा मैटर होगा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा जाएगा फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रॉपर डिसीजन लेने के बाद ही इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट में बाय पब्लिक नोटिफिकेशन किसी भी आर्टिकल को सीज कर सकता है, एकदम से उसको इनऑपरेटिव बना सकता है या ऑपरेटिव बना सकता है, बट विथ such exceptions and modification from date as may be specified. That power is given to the president. पर उसके लिए प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो बाय पब्लिक नोटिफिकेशन कोई भी आर्टिकल को सीज कर सकता है या ऑपरेटिव बना सकता है, बट उसके पहले प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन लेना है। किसका रिकमेंडेशन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। सो बिफोर इशूइंग एनी नोटिस, recommendation of constituent assembly is compulsory. These are the provisions of article 370. अब हम देखेंगे constitutional application to Jammu Kashmir order 1954. The presidential order of 1954, officially the constituent application to Jammu Kashmir order 1954, ये जो order है वो कब आया था? 14 मई 1954 को। यहाँ पे एक agreement हुआ था, agreement of state constituent assembly. It was a comprehensive order seeking to implement the 1952 Delhi Agreement. ये किसके बीच का अग्रीमेंट है? स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब जम्मू कश्मीर की जो पार्टी है उसका नाम था स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये अग्रीमेंट को दिल्ली अग्रीमेंट बोला जाता है क्योंकि ये दिल्ली में हुआ था एंड इन द ईयर 1952। इसमें कुछ चीज़ें डिस्कस की गई थी, तो अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस आई थी? The provisions implementing the Delhi Agreement were Indian citizenship was extended to the permanent resident of Jammu and Kashmir, formerly called state subjects. अब जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था, तो वहाँ के जो लोग थे उनको स्टेट सब्जेक्ट बोला जाता था। वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया था परमानेंट रेसिडेंट्स। जो जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेसिडेंट्स है, यानी कि जो जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स रहे हैं पिछले 10 सालों के लिए, या उन्होंने लीगली जम्मू कश्मीर में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर की है और दे हैव सेटल्ड इन द स्टेट एंड आर एम्प्लॉयड देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वहाँ पे उन लोगों को परमानेंट रेसिडेंट माना जाएगा। तब आर्टिकल 35A ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में टू एम्पावर
the state legislature to legislate on the privileges of permanent residents with regard to immovable property. जो फंडामेंटल राइट्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो सारे एक्सटेंड किए गए थे टू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर. इंटरनल सिक्योरिटी के लिए स्टेट लेजिस्लेशन के पास पावर थी कि वो लेजिस्लेट कर सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन मेजर्स को. The state's land reform legislation, which acquired land without compensation, was also protected. Jurisdiction of Supreme Court was extended to the state. Supreme Court का jurisdiction जम्मू कश्मीर में भी include किया गया है, वो jurisdiction का एरिया बढ़ाया गया है. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दी गई है to declare national emergency in the event of external aggregation. However, its power to do so for internal disturbance could be exercised only with the concurrence of the state government. पर अगर internal disturbance के वजह से हो रहा है तो that will be exercised with the concurrence of state government. तो state government के concurrence से मतलब उनके पूछ के उनके हाँ होने पे ही किया जाएगा. इन एडिशन अब ये कुछ प्रिंसिपल्स है जो पहले डिस्कस नहीं हुए थे इन 1954 बट बाद में इम्प्लीमेंट हुए थे. जैसा कि स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशनशिप है वैसा ही जो नॉर्मली सारे स्टेट्स के साथ है वैसा ही सेम जम्मू कश्मीर में भी किया गया. स्टेट की कस्टम ड्यूटी को एबॉलिश किया गया. जो डिसीजंस थे रिगार्डिंग द डिस्पोजिशन ऑफ द स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेता था बट विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये प्रोविजन को हटाया गया. The Perch Constituent Assembly, with 60 of the original 75 members, unanimously adopted on 6th Feb 1954 the recommendation of its Basic Principle Committee and the Advisory Committee on Fundamental Rights and Citizenship. अब ये Basic Principle Committee क्या थी? जब इंटरनल ऑटोनॉमी प्रिजर्व की जा रही थी तो जो भी ऑब्लिगेशंस थे विच वे फॉलोड फ्रॉम द फैक्ट ऑफ असेशन जो अग्रीमेंट हुआ था एंड ऑल्सो इट्स एक्सॉबरेशन एज कंटेन्ड इन दिल्ली अग्रीमेंट दैट इज 1952, उनका एक अप्रोप्रिएट प्लेस होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में. कमिटी का ओपिनियन था कि अब ये हाई टाइम है कि हम रिस्पेक्ट करें दैट वी शुड बी रीच्ड एंड द रिलेशनशिप ऑफ द स्टेट विद द यूनियन शुड बी एक्सप्रेस्ड इन क्लियर एंड प्रिसाइज टर्म्स. कि अब हमने जो रिलेशनशिप है उसको प्रिसाइज टर्म्स में एक्सप्रेस करना ज़रूरी है. तो जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया 1954 में दिस वॉज इशूड बेस्ड ऑन दिस रिकमेंडेशंस. बट अब तो 370 वैसे भी हटाया गया है. जम्मू एंड कश्मीर इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया एंड वो भी सारे स्टेट्स के जैसे सारे प्रोविजंस फॉलो करता है. सो these are all the history. So but the question can come in the exam, what is article 370 या वो किस तरीके से हटाया गया या उसके प्रोविजंस या हिस्ट्री. So be prepared. I hope you understood. Thank you.